हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। लास्ट सेशन में हमने बात की थी गैस जाइंट्स के बारे में, जिसमें हमने जुपिटर से स्टार्ट किया था। जुपिटर के बारे में बात की थी, देन ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में बात की, देन सैटर्न एंड सैटर्न का जो रिंग सिस्टम है कैसे वो कैसे वर्क करता है। उसके बाद सैटर्न का जो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोजन एंड हीलियम बेसिकली होता है। ग्रेट वाइट स्पॉट के बारे में हमने बात की, कैसे कैसे रिंग रेन की हमने बात की कि कैसे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हम बोल रहे हैं कि इरोड भी हो सकता है जो रिंग सिस्टम है सैटर्न का। उसके बाद जो मिशन थे इम्पोर्टेंट सैटर्न से रिलेटेड, पायनर 11 और फिर वॉयेजर 1 एंड 2 के हमने बारे में बात की। अब हम स्टार्ट करें यूरेनस से, देन नेपट्यून, एंड इसके बाद जो सोलर सिस्टम का हमारे प्लैनेट का है वो एंड हो जाएगा। यूरानस में हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना होता है बेसिकली एटमॉस्फेयर, बट इसके अलावा वाटर, अमोनिया, मीथेन, इनके ये भी हमें हाई प्रोपोर्शन में मिलता है यूरानस में। इसके बाद इसकी बात करते हैं कि 90 डिग्री के एंगल पे टिल्टेड होता है, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो आधे ही साइड पे रहती है ज्यादातर टाइम, एंड आधा साइड जो है वो डार्कनेस में रहता है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सीजनल चेंजेस हम इसमें देखते हैं लॉन्गर पीरियड्स के लिए। उसके बाद इसका जो कलर है हम देखते हैं, आप फोटो में भी देख सकते हो कि पेल ब्लू कलर जो इसका है वो मिथेन जो प्रेजेंट है इसके एटमॉस्फेयर में उसकी वजह से होता है। एंड जो मिथेन है वो एब्जॉर्ब करती है रेडिश लाइट को, एंड वापस रिफ्लेक्ट बैक करती है ब्लूइश और ग्रीनिश लाइट। इसका जो साइज है इट इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ, एंड इसको आइस जाइंट प्लैनेट भी बोलते हैं। 27 इसके मून्स हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेपट्यून पे। तो नेपट्यून का जो एक मास इसमें है। ऐड करना कि हम्म। अपार्ट फ्रॉम वीनस, यूरेनस इज ओनली अदर प्लैनेट विच रिवॉल्व्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज। ये पहले हुआ था बात, लेकिन फिर इसको रिहाइलाइट कर। जी। उसके बाद नेपट्यून का जो मास है इट इज 17 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, एंड जो ग्रेविटी है इट इज 17% स्ट्रॉन्गर देन दी अर्थ। इसका जो लार्जेस्ट मून है इट इज कॉल्ड ट्राइटन। उसका ट्राइटन जो है उसको बेसिकली एक चीज के लिए फेमस होता है जिसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड ऑर्बिट। तो रेट्रोग्रेड ऑर्बिट का मतलब होता है जो आपका पेरेंट प्लैनेट है जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है, जो सैटेलाइट है जो जैसे यहाँ पे ट्राइटन की बात करें वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो जो ट्राइटन है यहाँ पे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, जबकि नेपट्यून की जब हम बात करते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होता है। तो इसके लिए ये पॉइंट हम नोट कर सकते हैं, रेट्रोग्रेड ऑर्बिट होता है ट्राइटन का। उसके अलावा और भी इसके मून्स हैं, प्रोटियस, देन नायाइड एंड नेराइड, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेपट्यून के, बट इतना डेप्थ में पढ़ने की हमें इनको जरूरत नहीं है। उसके बाद नेपट्यून की बात करते हैं, रोटेशनल स्पीड काफी ज्यादा रैपिड होती है क्योंकि इसका जो गैशियस कॉम्पोजिशन होता है उसकी वजह से इसकी रोटेशन स्पीड ज्यादा होती है, एंड ये एक रोटेशन कवर कर लेता है 16 आवर्स में। इसके बाद डिफरेंस हम देखते हैं यूरेनस और नेपट्यून में। जो मास है कॉम्पोजिशन एटमॉस्फेयर का वो ऑलमोस्ट सेम है, बट कलर में हम बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखते हैं कि जो यूरेनस है वो लाइट पेल ब्लू कलर का है, एंड जो नेपट्यून है वो डार्क ब्लू कलर का है। तो इसके बाद तो ये ऐसा क्यों होता है? बेसिकली दो रीजंस होते हैं, एक तो हेज लेयर होती है दोनों के एटमॉस्फेयर के अंदर, और मिथेन का जो प्रेजेंस होता है उसकी वजह से ये कलर्स में डिफरेंसेस आता है। तो जो नेपट्यून का एटमॉस्फेयर है ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा टर्बुलेंट है यूरेनस से, जिसकी वजह से जो मिथेन पार्टिकल्स हैं वो आईसी लेयर फॉर्म होती है मिथेन की, उनको नीचे के सरफेस की तरफ ले आता है, एंड मिथेन स्नो फॉर्मेशन हम देखते हैं नेपट्यून के अंदर, जिसकी वजह से जो नेपट्यून की हेज लेयर है वो थिनर रहती है, क्योंकि टर्बुलेंट एक्टिविटीज बार बार चेंजेस होते रहते हैं, और वो और भी ज्यादा ब्लू लाइट जो है अलाउ करती है कि पास कर पाए, एंड देन ब्राइट कलर हमें दिखता है क्योंकि उसकी जो हेज लेयर है वो पतली होती है। एंड जो यूरेनस है उसमें जो हेज लेयर होती है वो थिकर होती है। तो हेज लेयर आप देख सकते हैं कि हेज लेयर एक तरीके की डीपेस्ट लेयर होती है, थिक होती है, एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड आइस एंड पार्टिकल्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं जब प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है जो मिथेन है वो सनलाइट के साथ इंटरेक्ट करता है। तो जो थिक हेज लेयर है यूरेनस की, इट इज लेस इफिशिएंट इट इज लेस इफिशिएंट मिथेन स्नो फॉर्मेशन, क्योंकि कामर कामर होता है उसका एटमॉस्फेयर, एंड जो नेपट्यून में हम देखते हैं कि टर्बुलेंट होता है। तो ये बेसिक रीजन दो होते हैं
मीथेन का प्रेजेंस, जिसकी वजह से सनलाइट से इंटरेक्शन होता है, और जो हेज लेयर प्रेजेंट होती है वो थिनर होती है। सो और नेक्स्ट इसमें हम एक बात। एक इसमें ऐड करना कि नेपट्टून वॉज विजिटेड बाई वॉयजर 2 जब वो 1981 में गए, 1989 में पहुंचे थे। और वॉयजर 2 रिमेन्स द ओनली स्पेस क्राफ्ट टू हैव विजिटेड इट। वॉयजर 1 भी विजिट नहीं किया, तो वॉयजर 2 अकेला है जो वहां तक पहुंच सका है तो ओवरऑल। नेपट्टून यूरेनस दोनों। हम्म। हम्म। वॉयजर 2। ठीक है। तो इसके बाद हम बात और करते हैं दूसरा प्लैनेट। चीज एक और है, जैसे हम लोग बात करते हैं ग्रेट रेड स्पॉट, हम्म। जो वीनस जुपिटर की बात करते हैं, वैसे इसमें भी ग्रेट डार्क स्पॉट है जो बीच में बना हुआ है, एक फोटो में बना हुआ है ऐसे, यूरेनस बीच नेपट्टून। एकदम हाँ। नेपट्टून। नेपच्यून में, जुपिटर में रेड स्पॉट होता है जो पढ़े थे या। पहले, तो वीनस में डार्क स्पॉट है एक तरह से उसका कंपैरिजन में। तो पूछ सकता है कि डार्क स्पॉट किसका होता है, हम्म। ग्रेट डार्क स्पॉट। देखो मिडिल पॉइंट में बना हुआ है फोटो, उसमें भी मीथेन के कारण होता है। सीरस क्लाउड, क्लाउड है बेसिकली, हम्म। सिमिलर टू दैट इज फाउंड ऑन द अर्थ, क्रिस्टल ऑफ वाटर आइस, फ्रोजन मीथेन, पहले भी डिस्कस किया। हम्म। ट्रोपोस्फेयर में होता है, नेपट्टून के ट्रोपोस्फेयर में, लोअर अल्टीट्यूड में होता है। वहां पे वोर्टेक्स क्रिएशन होता है, जो विंड का स्पीड होता है 1200 माइल्स पर आवर, 1200 माइल्स पर आवर विंड का स्पीड रहता है, इसलिए डार्क स्पॉट का क्रिएशन होता है। हम्म। तो बीच वाला लोकेशन ये दिया हुआ है ना, एकदम बीचों बीच, नेपच्यून में फोटो में भी है, तो वही डार्क स्पॉट। बीच में जो, ठीक है कंटिन्यू। हम्म। तो कलर में डिफरेंसेस में दो रीजन हमने देख लिए, हेज लेयर और मिथेन। उसके बाद प्लैनेट 9 आता है। एक तो लास्ट, प्लैनेट वन 9 यहाँ लास्ट, पर। हाँ जी। Neptune Odyssey is an orbiter mission concept to study the Neptune and the moon, particularly Triton. टाइटन बस पता होना चाहिए मून्स में। और ओडिसी जो है, नेपट्टून ओडिसी, इट इज साइंस मिशन फॉर नासा। वो एक तरह से लॉन्च होगा 2033 में, और लॉन्ग टर्म के लिए 49 तक स्टडी किया जाएगा उसको। नेपच्यून के लिए मिशन है, नेपच्यून ओडिसी, नासा। कंक्लूड, कंटिन्यू। हम्म। सो इसके बाद है प्लैनेट 9, जो कि हाइपोथेटिकल नाइन्थ प्लैनेट हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे प्लूटो को भी हम पहले देखते थे नाइन्थ प्लैनेट कंसिडर करते थे, जो कि सन के अराउंड रोटेट करता था। बट अब हम उसको क्वेपर बेल्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, जो क्वेपर बेल्ट जो कि नेपट्टून के बाद लोकेटेड होती है। तो प्लैनेट 9 को क्या हम एक्सो प्लैनेट बोल सकते हैं? तो प्लैनेट 9 को हम एक्सो प्लैनेट नहीं बोल सकते, क्योंकि जो एक्सो प्लैनेट्स होते हैं वो किसी और स्टार को रोटेट, किसी और स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ना कि सन के अराउंड। जो प्लैनेट 9 है ये सन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। नेपट्टून के बाद जो क्वेपर बेल्ट है उस एरिया में ये रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। तो इसको बेसिकली हम हाइपोथेटिकल नाइन्थ प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि सारी कंडीशन से फुलफिल नहीं करता, एक स्टेबल ऑर्बिट इसका नहीं है सन के अराउंड। बट इसीलिए हम इसको हाइपोथेटिकली नाइन्थ प्लैनेट बोलते हैं। इसका अगर साइज की बात करते हैं हम, ठीक है, तो साइज नहीं, इसके अलावा हम साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि हमारे सोलर सिस्टम में अभी तक हम कोई सुपर अर्थ डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। बट प्रिडिक्शन होता है कि सुपर अर्थ लोकेटेड हैं, और उनका टाइम 400 to 800 टाइम्स ज्यादा है। एंड 400 to 800 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस पे वो लोकेटेड है, जिस डिस्टेंस पे अर्थ लोकेटेड है सन से। तो अभी तक कोई सुपर अर्थ हम डिटेक्ट नहीं कर पाए, बट इन फ्यूचर मे बी वी कैन। तो इससे यहाँ रिलेटेड पे क्वेश्चन गैस है। जायंट। हम्म। हम्म। तो प्लूटो को पूछा जाएगा अगर, कि हाँ जी। प्लूटो हैज मोर नंबर ऑफ मून्स देन अर्थ, ट्रू और फॉल्स? रिपीट करोगे आप? ट्रू हो क्या सकता बोल है। रहे प्लूटो प्लूटो हैज मोर नंबर ऑफ मून्स देन अर्थ। लेकिन अभी तो प्लूटो प्लैनेट नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो होना चाहिए। बट अगर खाली वैसे मून के पर्सपेक्टिव से पूछो तो ट्रू हो सकता है। नहीं, प्लैनेट प्लैनेट मतलब, नहीं मतलब प्लैनेट के ही तो मून्स होंगे, और किसके मून्स होंगे फिर उस कॉन्टेक्स्ट नहीं में कैसे? प्लैनेट अगर बोले ना बोले वो तो रहेगा ना, वो तो मून तो रहेगा ही उसका। बोलते नहीं प्लैनेट उसको, हम्म। लेकिन रिवॉल्व तो कर सकते हैं ना, मून तो तो हो ट्रू सकते हैं होना उसके। चाहिए। ट्रू है, 5 नोन मून्स है। हम्म। शारोन, SCHARON, लार्जेस्ट मून है। ठीक है, शैरो है। CHARON। और प्लैनेट को
मतलब डिफाइन करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं? एक तो ये सबसे होता है पहला तो कि यही होता है कि एक उसका स्टेबल ऑर्बिट हो हाँ वो सन के डिफाइन होना अराउंड। चाहिए। और क्या होता है? पहला है कि ऑर्बिट अराउंड द सन, एक इनफ मास होता है टू वर्क ऑन द रिजिड बॉडी फोर्सेस, नियरली जियोइड शेप, राउंड शेप होना चाहिए, और डिफाइंड से बताया क्या वही बड़े होने चाहिए। ठीक है, हाँ, इट मास मस्ट बी ये बिग प्लूटो इनफ बहुत टू छोटा है। हैव it must be हम्म, big enough to have enough gravity to force it into a spherical shape. Then must be big enough that its gravity has cleared away any other objects of a similar size near its orbit around the sun, according to NASA है ये। आईएयू का है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का है। ऑब्जेक्ट इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन, ऑब्जेक्ट हैज a sufficient mass for its self gravity to overcome rigid forces, object has a cleared the neighborhood around its orbit। मस्ट ये क्या ऑर्बिट cleared the है, neighborhood, ये 3 एक सेकंड। फैक्टर्स नासा के। थर्ड वाला क्या है, आप एक बार रिपीट करो। एक तो है थर्ड Clearing the पॉइंट। ऑर्बिट। neighborhood is one of the 3 necessary हम्म criteria for the celestial body to consider as a planet। अब clearing neighborhood का बात कर रहे हैं कि हाँ ये a large body that meets the other criteria for, एक सेकंड, मतलब बड़े होने चाहिए, इतने बड़े होने चाहिए कि बाकी लोग से डिस्टिंक्ट हो। ऐसा नहीं कि प्लूटो ऐसे 5-6 और बड़े बड़े प्लैनेट होंगे रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लूटो बड़ा है सबसे ज्यादा एज कम्पेयर टू दोज विच आर प्रेजेंट इन क्यूपर बेल्ट, तभी उसको प्लैनेट की तरफ सोच सकते थे। तो वो नेबरहुड डिफाइंड। एंड ये हम कर सकते हैं, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं हाइपोथेटिकली। ठीक, कंटिन्यू। ठीक है। तो यहाँ पे हमने गैस जाइंट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो भी हमारे सोलर सिस्टम में लोकेटेड होते हैं वो कवर कर दिए। इसके बाद अर्थ स्पेसिफिक हम स्टार्ट करेंगे। अर्थ का कैसे एवोल्यूशन हुआ, अर्थ का कैसे ओरिजिन हुआ। बहुत सारी जो थ्योरीज हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे सोलर सिस्टम के ओरिजिन के टाइम पे, एक बार हम गो थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसमें कि बोला नेबुला था गैस पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल का एक क्लाउड था। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंटर पे सारा मास जो एक्यूमुलेट हुआ उससे सन फॉर्म हुआ, एंड जो बाकी का बचा हुआ मटेरियल था वो स्वर्ल करने लगा एक डिस्क के फॉर्म में, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, कोलिजन और क्लम्पिंग की वजह से प्रोटोप्लैनेट्स फॉर्म हुए। जब फर्दर ये जो प्रोटोप्लैनेट्स हैं एक साथ ग्रो किए और इनमें भी कोलिजन हुआ, उसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस पार्टिकल्स ने मिलके प्लैनेट्स को फॉर्म किया। इमानुएल कांत ने ये थ्योरी दी थी। तो अर्थ के लिए भी बेसिकली यही कुछ कुछ थ्योरीज हैं जो एक बार हम वापस से देख सकते हैं। फिर बाइनरी थ्योरीज आती हैं। बाइनरी थ्योरीज में एक तो कैमरलिन मोल्टन थ्योरी है, 1900 में आई थी। इसमें बेसिकली बोलते हैं कि सन ऑलरेडी फॉर्म हो चुका था एंड उसके बाद एक रोग स्टार था जो कि पास बाय कर रहा था। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सन के अंदर फिलामेंट था जो कि प्लाज्मा बोलते हैं हम, उसको पुल आउट किया उस रोग स्टार ने सन के सरफेस के बाहर। और उस फिलामेंट, जो फिलामेंट बाहर निकला एंड ब्रेक डाउन हुआ, उसकी वजह से बाद में जब उस फ्रेगमेंट, बाद में जो फिलामेंट के फ्रेगमेंट फॉर्म हुए वो कंडेंस हुए, कूल हुए, उनकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगने की वजह से प्लैनेट्स फॉर्म हुए। तो बेसिकली ये बोलता है कि सन ऑलरेडी प्रेजेंट था एंड रोग प्लैनेट, रोग स्टार जो था वो पास बाय कर रहा था एंड सन के फिलामेंट के कूल डाउन होने की वजह से प्लैनेट्स फॉर्म हुए। उसके बाद आता है रसल वॉग्ड हाइपोथेसिस, जहाँ पे ये बोलता है कि सन था एंड सन के साथ एक और बाइनरी कंपेनियन स्टार था एंड ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस की वजह से जब ये दोनों स्टार्स मूव कर रहे थे इनवर्ड तो इनका कोलिजन हुआ। सन जो दूसरा कंपेनियन स्टार था उसका कोलिजन हुआ सन के साथ एंड मैसिव क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस इजेक्ट हुआ एंड ये जो मटेरियल था ये एक डिस्क फॉर्मेशन में रोटेट करने लग गया सन के अराउंड एंड जो डस्ट पार्टिकल्स थे फिर उन्होंने प्लैनेट्स को फॉर्म किया। उसके बाद रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस, ये पीटी क्वेश्चंस में भी हमने देखा था। ऑटो स्केमिडेट इन रशिया स्मिड। एंड कार्ल वेजास्कर जर्मनी से, इन्होंने रिवाइज किया था नेबुलर हाइपोथेसिस को 1950 में। इन्होंने कंसिडर किया था कि जो सन था इट वाज सराउंडेड बाय अ सोलर नेबुला which consisted mainly of hydrogen and helium, एंड इसको इन्होंने डस्ट की तरह टर्म किया था जो हम डस्ट पार्टिकल्स बोलते हैं। फ्रिक्शन और कोलिजन की वजह से फिर एक डिस्क शेप्ड क्लाउड फॉर्म हुआ जहां पे प्लैनेट्स बेसिकली वही कोलिजन और क्लम्पिंग की वजह से फॉर्म हुए।
तो ये रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस था एंड ऊपर हमने देखा कांत ने जो दिया था नेबुलर हाइपोथेसिस, इमानुएल कांत ने। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी जो हमने देखा ही है, वो भी एक वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, जिसमें बोलते हैं कि जो स्टार्स थे they were present in a form of localized gas lumps inside a nebula. फिर जो कोर था गैस, उस gaseous cloud का, as well as the spinning disk of the dust and the gas, it created gravitational force within the lumps. उन lumps के अंदर ही gravitational force होने की वजह से कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से जो मैटर था कोर के ऊपर धीरे धीरे इट स्टार्टेड चेंजिंग इनटू द टाइनी राउंड ऑब्जेक्ट, जिससे प्लांटेसिमल्स फॉर्म हुए एंड उन प्लांटेसिमल्स के बाद धीरे धीरे हम बोलते हैं कि प्लैनेट्स फॉर्म हुए। सो ये 3 से 4 थ्योरीज हैं, इसमें एक रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बाइनरी थ्योरीज की बात करते हैं, जिसमें एक कंपेनियन स्टार रोग स्टार पास बाय कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। नेबुलर हाइपोथेसिस हमने देख ही लिया। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी, उसके बाद बात कर सकते हैं कि मून का ओरिजिन कैसे हुआ। तो मून के ओरिजिन के बारे में जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, सबसे फेमस जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस है। ये बोलता है कि एक मार्स साइज्ड सेलेस्टियल बॉडी थी, वो कोलाइड की अर्थ के साथ अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और अर्थ के बिल्कुल ही अर्ली टाइम पीरियड में, जिसकी वजह से बहुत बड़े अमाउंट में डेब्रिस जो है वो इजेक्ट हुआ एंड अर्थ को ऑर्बिट कर लिया। धीरे धीरे जो डेब्रिस था इट टुक द फॉर्म ऑफ मून। इसके इसी से रिगार्डिंग बहुत सारे सपोर्टिंग एविडेंसेस भी हैं, जिसकी वजह से इसको वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा एक फ्यूजन थ्योरी भी है, जिसको हम बस देख सकते तो हैं। इसमें बता दो एक बार फ्यूजन थ्योरी सजेस्ट कर हम्म एविडेंस बता दो एक कम से कम कि ये जो थ्योरी है ऊपर वाला, हम्म हाँ, उसका एविडेंस ऐसा है कि Then- द मून से कॉम्पोजिशन क्लोजली रिजेम्बल्स अर्थ मैंटल। कॉमन सोर्स है तभी तो मैंटल से निकला है, ठीक। कंप्यूटर सिमुलेशन ऑफ द जायंट इम्पैक्ट सिनेरियो कैन प्रोड्यूस मून्स विथ कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू अ मून। इसका मतलब और भी अगर इम्पैक्ट होगा, जैसे ये एक एस्ट्रॉइड थे, मतलब सेलेस्टियल हम बॉडी। टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर इसी हाँ, थ्योरी को लगाते हैं तो हम वापस से मॉडल मून्स, मून कर मोर सकते मून्स हैं फॉर्म। क्रिएट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जायंट इम्पैक्ट ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी ऑन अर्थ वाइडली एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड सबसे ज्यादा है। कंटिन्यू। जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। इसके बाद फ्यूजन थ्योरी में बस हम ये बात करते हैं कि जो मून था इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द अर्थ इटसेल्फ, अर्थ के अंदर से ही मून का फॉर्मेशन हुआ। अर्ली जब अर्थ थी इट यूज्ड टू स्पिन रैपिडली एंड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था उसने कुछ पोर्शन को, अर्थ के कुछ मास को बाहर की तरफ पुल आउट किया एंड वही जो पोर्शन बाहर की तरफ पुल आउट हुआ उसी की वजह से मून का फॉर्मेशन हो गया। इसको लेके कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि रैपिड स्पिनिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन वो सपोर्ट नहीं कर पाती है थ्योरी, एंड इट also struggles to explain कि कैसे जो मून का लार्ज साइज है एंड कॉम्पोजिशन और जो मैंटल का कॉम्पोजिशन है वो अर्थ के सिमिलर है। तो ये 2 थ्योरीज हो जाती है ओरिजिन ऑफ मून के लिए। अब हम अर्थ के इंटीरियर से स्टार्ट करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें सबसे पहले देखेंगे जो लिथोस्फेयर है उसका कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, देन स्ट्रक्चर कैसे कैसे अर्थ का फॉर्म हुआ, डिफरेंसेस क्रस्ट में, एंड क्या मिनरल्स हमें मिलते हैं क्रस्ट में एंड क्यों डिफरेंट जगहों पे हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ये एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर, जहाँ पे प्रीमॉर्डियल स्टेज में जब अर्थ थी, सबसे ज्यादा वॉलेटाइल स्टेज हम बोलते हैं अर्थ का, तब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कम थी। धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया डेंसिटी इंक्रीज होती गई, एंड जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती गई तो जो मटेरियल थे दे स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज। तो इसलिए हम देखते हैं जो हेवियर मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन निकल, वो अर्थ के कोर की तरफ मिलते हैं क्योंकि वो सिंक होते गए अर्थ के सेंटर की तरफ, एंड जो लाइटर वंस हैं वो शिफ्ट होते गए ऊपर की तरफ अर्थ के सरफेस की तरफ। जैसे जैसे हम माइनिंग भी करते हैं तो ये डिफरेंसेस हमें पता चलते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट ऑल्सो कूल्ड फर्दर एंड सॉलिडिफाई होता गया। इसके बाद दिस लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस एंड विच फॉर्म द क्रस्ट, एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून ड्यू टू द जायंट इम्पैक्ट द अर्थ वाज आल्सो फर्दर हीटेड। अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो एवोल्यूशन है वो हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ क्रस्ट से रिलेटेड है। तो जैसे जैसे अर्थ
का टेम्परेचर बढ़ता गया, हमने देखा डेंसिटी बढ़ती गई। डेंसिटीज के अकॉर्डिंग जो मिनरल्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो वैसे वैसे सिंक और अपर डायरेक्शन में शिफ्ट होते गए। उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू द सेंट्रल पार्ट वी हैव लेयर। जैसे जैसे शिफ्ट होते गए तो हमने देखा 3 से 4 लेयर फॉर्म होती गई, क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर एंड फिर इनर कोर। एंड क्रस्ट टू कोर जैसे जैसे हम जाते हैं डेंसिटी हमारी इंक्रीज होती जाती है, जो कोर पे सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होती है अर्थ के इंटीरियर में। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्रस्ट। क्रस्ट बेसिकली आउटर मोस्ट पोर्शन है अर्थ के सरफेस पे। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, पहला ओशियानिक क्रस्ट और फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट थिनर होता है एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर होता है। इसके बाद आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज थिकेस्ट एंड इट वेरीज अंडर द ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल एरिया। उसके बाद ओशियानिक क्रस्ट की बात करते हैं तो थिकनेस इसकी 5 किलोमीटर है एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस जो है इट इज 35 किलोमीटर। एंड कुछ कुछ एरिया जैसे हिमालयन रीजन है वहां पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस 70 किलोमीटर तक भी चली जाती है। डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है एंड डेंसिटी ओशियानिक क्रस्ट की कम होती है। डेंसिटी देख सकते हैं हम 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब क्यूब। एंड 2.7 2.7 देख सकते हैं ओशियानिक क्रस्ट की। तो डेंसिटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ज्यादा होती है एंड थिकनेस जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ज्यादा होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ हेवियर रॉक्स, फॉर एग्जांपल सिलिका एंड एल्यूमिया विच द टाइप ऑफ रॉक्स फाउंड। ठीक है, तो ओशियानिक क्रस्ट में बसाल्ट जैसे हमें मिलते हैं, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं तो सियाल जिसको हम बोलते हैं, सिलिका और एल्यूमिया। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये ज्यादा डेप्थ में इतना जरूरी नहीं है। तो इसमें सियाल, इम्पोर्टेंट सिलिका डेंसिटी है ना कि जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू द हाँ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कम होती है। हाँ, कॉन्टिनेंटल ज्यादा। हाँ, कॉन्टिनेंटल ओशियानिक ओशियानिक की क्रस्ट की डेंसिटी कम डेंसिटी है। कम कम है। होती है, कॉन्टिनेंटल ज्यादा हम्म होती है। डेंसिटी ओशियानिक क्रस्ट की कॉन्टिनेंटल डेंसिटी क्रस्ट कम की होती ज्यादा कैसे हो सकती है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो फ्लोट करता है, तो डेंसिटी कम नहीं होनी चाहिए। मानसी को है। एक बार आप चेक करके कॉन्टिनेंटल बता दो। क्रस्ट की ज्यादा होगी डेंसिटी। कैसे होगी, लॉजिक बताओ। ज्यादा ही होनी चाहिए। सीमा और सियाल है। हाँ, नहीं, लेकिन हम ये बोलते हैं जैसे ना, मैं बता रहा हूँ। ओशनिक बेड है उसके ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फ्लोट कर रहा है, बीच में वाटर है। नहीं, बट ऐसा हर एरिया में थोड़ी ना होता है। हर एरिया में नहीं, कहीं कहीं पे तो है, मतलब हाँ वो तो मतलब बोल इसको सकते पूरा हैं, यूनिफॉर्म नहीं है। अप्लाई नहीं कर सकते ना इस लॉजिक को। एक बार सर्च कर लेते हैं फिर इसके बारे में कि क्यों ओशियानिक क्रस्ट की कम होती है फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ज्यादा होती है। ओशियनिक क्रस्ट लेकिन ज्यादा दिया है पता है। तो क्लासिफिकेशन इतने हम देख सकते हैं, ओशियन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट ओशियनिक का। क्रस्ट सीमा हाँ हम बोल। हम्म, ओशियनिक क्रस्ट is denser than continental crust with हाँ, average density of 3 gram compared to 2.7 gram। यहाँ गलत है ये क्योंकि basaltic rock होते हैं rich in iron and magnesium, basaltic rock। और कॉन्टिनेंटल continental crust कम is made up of granite which is rich in silicon, oxygen, aluminum। थिकनेस में कम होते हैं कॉन्टिनेंटल से, वो ठीक है। एज में कॉन्टिनेंटल डेंसिटी ओल्डर होंगे, ये भी ठीक है, लेकिन डेंसर है। अब डेंसर डेंसर है। कैसे? ओशनिक। हम्म। हाँ, ओशनिक डेंसर बोल रहे हो ना आप? हाँ हाँ। हाँ अब मैं देख ठीक रहा है। हूँ डेंसर कैसे। हम्म 3 ग्राम 2.7 ग्राम ना, उल्टा है एक तरह से जो। अब क्यों अच्छा, डेंसर है? ओशनिक क्रस्ट मेड इज मेड अप ऑफ बासल्ट, हायर प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स सच एस आयरन एंड मैग्नीशियम। इसके कारण वो ज्यादा डेंसर होते हैं। फिर उसी कारण है वो तो ओशियानिक क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, ये हाँ ऑपोजिट उल्टा लिखा दिया। हुआ है ना यहाँ पे। हम्म, देख लेना एक बार।
अगले हाँ वर्ष। यही है, मैंने भी हम्म, सर्च किया, यही है। ठीक है। ठीक है। तो आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी तो टाइम है ना, कितना टाइम है अभी? कहाँ दिखा रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है अभी। मुझे आवाज नहीं आ पा रही है किसी की। हाँ क्योंकि कोई बोल ही नहीं रहा है। ठीक है ठीक। करुणा। ओके। 1 मिनट दो फिर मुझे, मेरे को रिकनेक्ट करने दो। पॉज कर दो रिकॉर्डिंग को।